नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर हम सभी लोग ये सुनते आए हैं कि अगर आप लोग एक प्रॉपर्टी जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, विल वसीयत, पोजेशन लेटर या फिर पेमेंट रिसिप्ट के माध्यम से खरीद रहे हैं तो आपको उस संपत्ति का ओनर ही नहीं माना जाएगा। और यह चीज केवल मैं ही नहीं बल्कि तमाम एडवोकेट्स ने यहां पर ऑनलाइन माध्यम से आपको प्रोवाइड भी कराई थी, जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रेलिवेंट जजमेंट का भी रेफरेंस दिया गया था। अब दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद उन लोगों के मन में बेहद ज्यादा परेशानी आ गई जिन लोगों ने इन्हीं दस्तावेजों के माध्यम से संपत्ति खरीदी थी, और अब वो लोग जानते ही नहीं कि कैसे हम अपनी इस जमीन पर कोई पक्के कागज बनवाएं। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं साल 2023 की रेलिवेंट जजमेंट के साथ, इसके अलावा कुछ और पुरानी लैंडमार्क जजमेंट के साथ पहले आप लोगों को क्लियर करूंगा कि क्या आप जीपीए का इस्तेमाल करके मालिक बन सकते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा अगर आज आप इसी सिचुएशन में फंस चुके हैं तो मैं आपको वो लीगल टेक्निकल मेथड्स भी बताऊंगा कि कैसे आप उन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके खुद को प्रॉपर्टी का मालिक घोषित कर सकेंगे। अब दोस्तों, ये जितनी भी चीज मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूं, ये रेलिवेंट जजमेंट के साथ ही आपको क्लियर की जाएगी, ताकि मेरी तरफ से बताई गई एक एक बात सभी की सभी रेलिवेंट साबित हो। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ रेलिवेंट प्रोविजन आपको क्लियर कर दूं, कुछ ऐसे कानून के सेक्शंस बता दूं जहां पर अगर आप संपत्ति का लेन देन कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में अगर आपने उन कागज को रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो कानून में उन कागजों की कितनी ज्यादा मान्यता होगी, चाहे वो एग्रीमेंट टू सेल है, जीपीए है, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे आप कहते हैं, विल वसीयत या कुछ भी। तो ये चीज सबसे पहले मैं आपको रेलिवेंट प्रोविजन के साथ क्लियर कर दूं। इसके बाद हम आगे लैंडमार्क जजमेंट्स के ऊपर बढ़ेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले पर आपको सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट दिखाई दे रहा होगा। ये वो सेक्शन है जहां पर बताया गया है कि किन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी होता है। इसका सबसेक्शन भी देखिएगा, क्योंकि ये सेक्शन काफी बड़ा है, तो केवल रेलिवेंट प्रोविजन ही आपको मैं बताऊंगा। देखिए, ये कहता है अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वह दस्तावेज जो विल वसीयत नहीं है, विच परपट यानी कि जिनका पर्पस ये था, और ऑपरेट टू क्रिएट जो बनाए इसलिए गए थे ताकि उस पर क्रिएट किया जा सके, डिक्लेयर किया जा सके, किसी व्यक्ति को असाइन किया जा सके, लिमिट दी जा सके, एक्सटिंग्विश किया जा सके। क्या चीज? एनी टाइटल और इंटरेस्ट और राइट, किसी प्रकार का मालिकाना टाइटल आ गया, अधिकार या इंटरेस्ट, वेदर इन प्रेजेंट और फ्यूचर, चाहे वो प्रेजेंट में दिया जा रहा है या फिर फ्यूचर में दिया जा रहा है, ऑफ वैल्यू 100 रुपीज एंड अपवर्ड और इन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर एक अचल संपत्ति है जिसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी हो जाएगा, कब? जब उसे किसी दूसरे व्यक्ति को या तो ट्रांसफर किया जा रहा हो, उसका किसी को राइट, टाइटल, इंटरेस्ट वहां पर दिया जा रहा हो। अब दोस्तों, इसके नीचे आप दिखाई दीजिएगा, इसका सबसेक्शन 1 का क्लोज है, क्या कहता है? जो भी डॉक्यूमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर के लिए बनाए गए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर क्या होता है? आपका एग्रीमेंट टू सेल एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी और पर्पस ऑफ सेक्शन 53 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन 53 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये बात करता है पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में। ये भी रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है इफ दे हैव बीन एग्जीक्यूटेड और कमेंसमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। यानी कि दोस्तों, यहां बताया गया है कि अगर एक एग्रीमेंट टू सेल बनाया जा रहा है और उसके पार्ट परफॉर्मेंस के प्रोविजन का आप यूज करना चाहते हैं, सेक्शन 53 सबसेक्शन ए, तो उसका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी होता है। अब मान लेते हैं आपने एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं कराया
तो फिर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस कर सकते हैं विद इन लिमिटेशन टाइम। वहीं विल वसीयत को अगर आप देखें सेक्शन 18 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो विल वसीयत को तो रजिस्टर्ड करवाना ही मैंडेटरी नहीं होता। पर आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं जीपीए यानी कि जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो सबसेक्शन बी क्या कहता है कि उस जीपीए को रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी होगा। अब दोस्तों जीपीए से पहले मैं एक ऑलरेडी वीडियो लेकर आ चुका हूं जहां पर मैंने एग्रीमेंट टू सेल को कवर किया था कि एग्रीमेंट टू सेल का इस्तेमाल करके आप कैसे खुद को प्रॉपर्टी का ओनर बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी उस वीडियो को नहीं देखा तो आप ऊपर यहां पर कार्ड बटन पर अभी जाकर क्लिक करके पहले वो वीडियो देखें कि एग्रीमेंट टू सेल का यूज करके कैसे आप मालिक बने। ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है कि जीपीए का यूज करके आप कैसे मालिक बने। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट मैं लेकर आऊंगा कि उस विल वसीयत का इस्तेमाल करके कैसे आप संपत्ति का मालिकाना हक पा सकते हैं। अब दोस्तों यहां से कुछ रेलिवेंट प्रोविजन और सेक्शंस मैंने आपको क्लियर कर दिए कि क्या आपकी जो वो जीपीए है उसका रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है या फिर अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी चल जाएगा। अब दोस्तों 1 मिनट आपका और लगेगा। सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट पर ध्यान दीजिए। यह बात करता है कि भाई अगर एक ऐसा दस्तावेज है जिसको रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी था सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, अगर उनको रजिस्टर्ड नहीं कराया गया तो वो बतौर एविडेंस के तौर पर कोर्ट में एक्सेप्टेड नहीं होंगे। यानी कि अगर आप एक जीपीए बनाकर बैठे हैं या फिर उदाहरण के तौर पर सेल डीड बनाकर बैठे हैं, गिफ्ट डीड बनाकर बैठे हैं, रेलिंक्विशमेंट डीड बनाकर बैठे हैं जिसको रजिस्टर्ड नहीं कराया गया, तो सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आप उन दस्तावेजों को कोर्ट में बतौर एविडेंस के तौर पर नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्हें वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बस केवल एग्रीमेंट टू सेल में एक्सेप्शन है क्योंकि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में भी किया जा सकता है। वो मैं अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं जिसका लिंक मैंने अभी आपको ऊपर कार्ड बटन पर दिया था। दोस्तों नाउ प्रोविजन क्लियर होने के बाद कि क्या आपको जीपीए रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी या अनरजिस्टर्ड भी काम आ जाएगी, अब हम कुछ रेलिवेंट जजमेंट पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले साल 2011 की एक बेहद बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है वो क्लियर करता हूं। उसके बाद जो साल 2023 की लेटेस्ट जजमेंट आई थी जीपीए के ऊपर वो मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले जो साल 2011 की जजमेंट है डिस्प्ले पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है। इसका एसएलपी नंबर देखिएगा 13917 ऑफ 2009 और डेट ऑफ जजमेंट है 11 अक्टूबर साल 2011। नाउ दोस्तों इस रेलिवेंट जजमेंट के अंदर ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि जीपीए, विल वसीयत, एग्रीमेंट टू सेल, इन दस्तावेजों के माध्यम से आप किसी को प्रॉपर्टी का ओनर नहीं डिक्लेयर कर सकते। एक बार ये मैं पॉइंट डिस्प्ले पर दिखाकर आपको समझा दूं, फिर हम 2023 की जजमेंट पर आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर जो मैंने अभी जजमेंट का टाइटल आपके साथ क्लियर किया, इसी जजमेंट का 17th क्लोज क्या कहता है एक बार डिस्प्ले पर देखिए। इट हैज बीन सबमिटेड एट, यानी कि ये चीज सबमिटेड की जाती है, मेकिंग डिक्लेरेशन जीपीए सेल्स, एसए, जीपीए और विल, एसए का मतलब सेल एग्रीमेंट, ट्रांसफर आर नॉट लीगली वैलिड मोड ऑफ ट्रांसफर, कि अगर आप एग्रीमेंट टू सेल, जीपीए या विल के माध्यम से किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उनको वैलिड मोड ऑफ ट्रांसफर माना ही नहीं जाएगा, बिकॉज इससे बहुत ज्यादा लंबे लोगों तक, बहुत ज्यादा तादाद में लोगों तक परेशानी होने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में हम उन लोगों को फिर भी सफिशिएंट टाइम देते हैं कि वो इन ट्रांजैक्शन को रेगुलाइज कराएं, लीगली करें। कैसे? बाय कन्वेंस डीड। और इसके अंदर एक चीज और क्लियर की गई कि ये जो जजमेंट है ये प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगी। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिस समय ये जजमेंट पास की गई थी उसके बाद से एप्लीकेबल होगी। पुराने केसेस पर यह चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, पुरानी ट्रांजैक्शन पर यह चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। अब दोस्तों इस जजमेंट में साफ निर्धारित कर दिया कि अगर आप अपने जमीन के एग्रीमेंट टू सेल, जीपीए, विल वसीयत, पोजेशन लेटर, पेमेंट रिसिप्ट, इन कागजों से खुद को ओनर बता रहे हैं तो वो वैलिड माध्यम नहीं होगा अपने आप को ओनर डिक्लेयर करने का। अब ये आ गई पुरानी जजमेंट साल 2011 की। नाउ हम बात करते हैं लेटेस्ट जजमेंट साल 2023 की। इसके अंदर भी सेम इसी प्रकार की क्लैरिफिकेशन दी गई। पहले डिस्प्ले पर दिखाकर मैं केस टाइटल आपको क्लियर कर दूं ताकि पूरा ए टू जेड कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अब दोस्तों डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल आपको दिखाई दे रहा होगा। केस टाइटल है हमारा
घनश्याम वर्सेस योगेंद्र राठी। इसका सिविल अपील नंबर है 7527-7528 ऑफ 2012 और डेट ऑफ जजमेंट है 2 जून साल 2023। देखिएगा यहां पर यही कहा गया है, यहां से देखिएगा, अ विल और जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि अगर एक वसीयत है या जीपीए है तो उनको टाइटल डॉक्यूमेंट्स की तरह रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट किसी भी अचल संपत्ति के अधिकारों को कन्फर नहीं करेंगे, ट्रांसफर नहीं कर सकते। नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट बाय जीपीए होल्डर उस जीपीए को यूजलेस कर देगी। अब इसको मैं सरल भाषा में बता दूं, अगर एक जीपीए होल्डर है, जैसे कि मेरे पास जीपीए है, और उस जीपीए का यूज करके मैं किसी पार्टी के पक्ष में गिफ्ट डीड, सेल डीड नहीं करूंगा, तो वो जीपीए यूजलेस हो जाएगी, जैसे ही या तो उसको रेवोक कर दिया गया या फिर जीपीए देने वाले या लेने वाले की डेथ हो गई। इसीलिए यह कहा जाता है कि जीपीए एक वैलिड मोड ऑफ ट्रांसफर नहीं होता प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। यह चीज मैंने साल 2011 और साल 2023 दोनों जजमेंट में आपको क्लियर कर दिया। अब दोस्तों, हो सकता है इन जजमेंट्स को जानने के बाद आपके मन में घबराहट आ गई हो कि सर हम भी तो अपने लाखों करोड़ों रुपए इसी तरीके से इन्वेस्ट करके बैठे हैं जहां पर ये सेम कागज हमारे पास है, अब हम खुद को कैसे प्रॉपर्टी का ओनर बनाएं। अब ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज आती है। अब यहां से मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि कैसे आप जीपीए का यूज करके खुद को प्रॉपर्टी का ओनर बना पाएंगे। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर दो कंडीशन लाइक करेंगे। पहली कंडीशन कि जिसने आपको जीपीए दी है या तो वो जीवित है, और दूसरी कंडीशन जीपीए देने वाले की देहांत हो चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब दोस्तों, अगर जीपीए देने वाला और जिसको जीपीए मिली है, जो जीपीए होल्डर है, वो दोनों व्यक्ति आज जीवित हैं, तो आपको 1% भी परेशान नहीं होना। किसी भी अच्छे एडवोकेट के पास जाएं, उस डॉक्यूमेंट को वैलिड लीगली ड्राफ्ट कराएं, चाहे आप गिफ्ट डीड की तरीके से कराएं, सेल डीड की तरीके से कराएं, और अपने परिवार में ही किसी को दे दे, अपने बेटा, बेटी, पत्नी, जिसको देना चाहे। पर ध्यान दे, जिसके नाम भी आप करेंगे उसको वैलिड सोर्स ऑफ इनकम दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी जजमेंट रही है जहां से जीपीए के नाम से प्रॉपर्टी तो किसी को दे दी गई, पर उनके पास वैलिड सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और बाद में उस सेल डीड को अवैध ठहरा दिया गया। अब आपको ध्यान रखना है कि उस जीपीए का यूज करके अगर अटॉर्नी होल्डर जिंदा और देने वाला जिंदा है, आप अपने बेटे, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपने भाई या किसी रिश्तेदार के नाम पर सेल डीड या गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जैसे ही वो डीड एग्जीक्यूट हुई, उसी समय से आप प्रॉपर्टी के ओनर बन जाएंगे, यानी कि जिसके नाम वो डीड एग्जीक्यूट हो रही है वो व्यक्ति। अब दोस्तों, ये आ गई एक कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन हम मान ले, भाई चलो जीपीए को या तो देने वाला या जिसे जीपीए मिली है, जो जीपीए होल्डर है, उनमें से किसी एक की भी डेथ हो गई। अब उस जीपीए की कोई भी वैल्यू नहीं रही, आप उस जीपीए का यूज करके किसी को भी प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड, सेल डीड नहीं कर पाएंगे। अब दो ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन कि यही सेम डॉक्यूमेंट्स बनाकर एग्रीमेंट टू सेल, जीपीए, पावर ऑफ अटॉर्नी, पोजेशन लेटर, पेमेंट रिसिप्ट और एक एफिडेविट डिक्लेरेशन जिसे हम कहते हैं, इन डॉक्यूमेंट से या तो किसी थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी बेच दें, या फिर आप पीएम आवास योजना के तहत अपने नाम पर एक कन्वेंस डीड तैयार करा लें। उस कन्वेंस डीड में क्या होगा, जैसे आप लोगों के पास ये कच्चे कागज होते हैं, सेम इसी प्रकार की कुछ पुछली चैन आपसे देखी जाएंगी कि किससे आपने ली, जिससे आपने ली उसने कहां से ली। ये 2-3 चेन आपसे मांगी जाती है और आपके नाम एक कन्वेंस डीड तैयार करके दे दी जाती है। कन्वेंस डीड देते समय आप कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस और स्टैंप ड्यूटी भी वहां पर देंगे। आफ्टर दैट, जैसे ही कन्वेंस डीड आपको मिल जाएगी, आप वहां पर उस डीड का इस्तेमाल करते हुए किसी भी के पक्ष में अपना बेटा, बेटी, पत्नी, भाई, कोई रिश्तेदार उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट और सेल कर सकते हैं। यानी कि अगर देने वाला और जो जीपीए होल्डर है उसका भी देहांत हो गया, तो आप कन्वेंस डीड का यूज करके अपने आप को वैलिड लीगल ओनर आज भी बना पाएंगे। अब दोस्तों, ये दोनों कंडीशन आ गई जब अटॉर्नी होल्डर या फिर अटॉर्नी देने वाला जीवित था या उसकी देहांत हो चुकी थी। नाउ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर ये तो वैलिड कागज नहीं है, दूसरी पार्टी या कोई बाहरी व्यक्ति आकर जबरदस्ती कब्जा लेने की कोशिश कर रहा है या फिर फोर्सफुली हमारी प्रॉपर्टी में घुस चुका है, अब क्या हम उन्हें बाहर कर सकते हैं? और अगर आप ये बता रहे हैं कि ये कागज तो वैलिड ओनरशिप के कागज ही नहीं है, तो हम कैसे खुद को उस प्रॉपर्टी का ओनर बताएं? अब दोस्तों, यहां पर मैं उसी जजमेंट पर आपको पीछे ले जाना चाहूंगा, सूरज लैंप इंडस्ट्रीज वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड एंड स्टेट ऑफ हरियाणा, जहां पर इन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात की गई है कि अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से खुद को प्रॉपर्टी के कब्जे में बैठाकर बैठे हैं, तो
तो वो आपके पास वैलिड कागज माने जाएंगे प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए। पहले मैं डिस्प्ले पर दिखाकर यह पॉइंट क्लियर कर दूं, फिर हम इसी चीज से रिलेटेड 2023 की लेटेस्ट जजमेंट भी आपको क्लियर करेंगे। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेल और जो अदर ट्रांसैक्शन है जो जीपीए एग्रीमेंट टू सेल विल के माध्यम से हुई है आज तक, यानी कि जब ये जजमेंट पास हुई थी 2011 तक, उनका इस चीज पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस जजमेंट से इफेक्ट नहीं होगा आज के ऑर्डर से, और उनको वैलिड एग्रीमेंट की तरह ही देखा जाएगा। इसके अलावा इसका अगला पॉइंट देखिएगा, जो वो पार्टी हैं जिन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, ऐसी कंडीशन में वो रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड बनवा सकती हैं आज भी और अपने टाइटल को कंप्लीट कर सकती हैं। और जो सेल एग्रीमेंट है, जीपीए है, विल वसीयत है, उसके थ्रू वो प्रॉपर्टी पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस के लिए भी प्रोसीड कर सकती है और अपने प्रॉपर्टी के पोजेशन को डिफेंड कर सकती हैं। देखिएगा दोस्तों, यहां पर साफ निर्धारित कर दिया कि अगर आपके पास ये एग्रीमेंट टू सेल जैसे दस्तावेज हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा भी डिफेंड कर सकते हैं इन अधिकारों से, भले वो वैलिड टाइटल डॉक्यूमेंट ना हो। रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि चाहे कोई एनक्रोचर है, पोजेशन होल्डर है जिसका कब्जा है, उसको भी अगर लीगली तौर से बाहर करना है तो उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके, यानी कि कानून का सहारा लेकर कोर्ट केस करके ही बाहर किया जाएगा। अब दोस्तों यहां से आपको क्लियर हुआ कि आप अपनी जीपीए का यूज करके भी आप अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन बरकरार रख पाएंगे। ना दोस्तों, यहां पर जो साल 2023 की लेटेस्ट जजमेंट आई है, 1 मिनट और लगाकर आपको मैं वो भी क्लियर कर देता हूं। अब दोस्तों डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको केस टाइटल दिखाई दे रहा होगा। केस टाइटल है स्मृति देबब्रह्मा डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस प्रभा रंजन दास देबब्रह्मा, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 878 ऑफ 2009 और डेट ऑफ जजमेंट है 4 जनवरी साल 2030, यानी कि बिल्कुल इसी साल की लेटेस्ट जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई अगर एक व्यक्ति प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, कब्जे में है, तो उसको प्रॉपर्टी का रियल ओनर ही एज्यूम किया जाएगा। अगर किसी पार्टी को उस टाइटल से दिक्कत है तो वो पहले कोर्ट में आए, उस व्यक्ति से बेटर टाइटल कोर्ट में साबित करे और उसके बाद अपना पोजेशन ले ले। अब दोस्तों इन्हीं पॉइंट्स को मैं एक बार डिस्प्ले पर दिखाकर भी आपको क्लियर कर देता हूं। अब दोस्तों डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी के पोजेशन पर है, कब्जे में है, तो उसको रियल ओनर की तरह ही एज्यूम किया जाएगा और वो पीसफुली, शांतिपूर्वक अपने अधिकारों को उस प्रॉपर्टी पर ओनरशिप के तहत यूज कर सकता है और उसका पूरी दुनिया के खिलाफ एक लीगल राइट बनेगा कि वो अपने उस पोजेशन को प्रोटेक्ट कर सके, एक्सेप्ट द राइटफुल ओनर। हां, अगर प्रॉपर्टी का रियल ओनर आकर उसके खिलाफ केस करे तो वहां पर वो अपना पोजेशन नहीं पास कर पाएगा, अपना कब्जा बरकरार नहीं रख पाएगा। अब दोस्तों आप कहेंगे सर प्रेजेंट केस में तो रियल ओनर हमसे तब भी खाली करवा लेगा, आप ही ने तो अभी लेटेस्ट जजमेंट में कहा। जी हां दोस्तों, अगर कोई बाहरी व्यक्ति आकर आपको कब्जे से बाहर करना चाहता है तो ये रेलिवेंट जजमेंट और साल 2011 की जजमेंट आपके नाम आएगी। अगर आपको प्रॉपर्टी का खुद रियल ओनर आकर बाहर कर रहा है तो आपको कुछ रेलिवेंट केस उसके खिलाफ करने पड़ेंगे। अब वो रेलिवेंट केस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का भी हो सकता है, आपको परमानेंट इंजंक्शन भी डालना पड़ सकता है, हो सकता है एडवर्स पोजेशन भी डालना पड़ जाए। बस टेक्निकली तरीके से केस फाइल करने की जरूरत है और आपने अगर उस प्रॉपर्टी को ओरिजिनली तरीके से खरीदा है, चाहे एग्रीमेंट टू सेल से, चाहे जीपीए से, चाहे विल वसीयत से, तो वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से जाने ही नहीं वाली। ये चीज आप ध्यान रखें, बस एक नॉलेजेबल एडवोकेट की आपको वहां पर रिक्वायरमेंट होने वाली है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम इस वीडियो का थर्ड पार्ट लेकर आएंगे, जहां पर अगर विल वसीयत भी आपके पास है तो कैसे उसका इस्तेमाल करके आप खुद को ओनर बना सकते हैं, वो पॉइंट हम वहां पर आपको क्लियर करें। अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।